हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज़ रोहित गुप्ता एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए बाय द हेल्प ऑफ सिंपलेस्ट मेथड। पहले क्वेश्चन उठता है कि हमें क्यों ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। सपोज करो, अगर हमें किसी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना है या हमें लॉसेस को कम करना है, उन केसेस में हमें मिनिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम बताई और कई वेरियस टर्म्स के बारे में बताया, जैसे कि जेड जे क्या होता है एंड सी जे माइनस जेड जे का क्या मतलब होता है एंड रिप्लेसमेंट रेशो का क्या मतलब होता है, वाई वी चूज हाइएस्ट पॉजिटिव नंबर इन दी रो ऑफ सी जे माइनस जेड जे, वाई वी चूज लोअर नॉन नेगेटिव नंबर इन दी कॉलम ऑफ रिप्लेसमेंट रेशो एंड हर एक चीज़ का मैंने आपको मतलब बताया पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब होता है और मैं उनको किस तरह से चूज करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। उन दोनों प्रॉब्लम्स में जो टर्म्स यूज होनी है उनका मतलब सेम है, बट फर्क आता है सिर्फ साइन का, प्लस का या माइनस का, और सब कुछ टर्म्स सेम है। और यहाँ पे सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, इस वजह से ये साइन चेंज हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव चेंज होने का मतलब क्या? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरह से डेवलप हो पाए। जैसे कि मुझे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है मुझे? मुझे एक फंक्शन दे रखा है 2 - 2x - 3y। ये एक फंक्शन है। यहाँ पे मेरे दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई। मुझे क्या करना है? मुझे एक फंक्शन दे रखा है, इसकी इस फंक्शन कि मुझे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि मैं कितनी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ इन दोनों प्रोडक्ट को अपने सिस्टम में लाके। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंस्ट्रेंट भी दे दिए। कंस्ट्रेंट क्या है? 5x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 32। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, 5x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 32, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रेंट इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिए। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट किया जाए, किस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो इक्वेशन है उसको बनाया जाए, हाउ टू डेवलप कंस्ट्रेंट इक्वेशन। उस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। और उस वीडियो में मैंने आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको रियल लाइफ से लिया गया है, रियल लाइफ के थ्रू पुट किया गया है, ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। हमें ये पता है कि हमारी जो कंस्ट्रेंट है 5x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 32। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों इक्वेशन को इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दो टर्म है 5x + 4y इज लेस देन 32, तो इसका मतलब क्या है? मुझे 5x + 4y में एक टर्म को ऐड करना पड़ेगा ताकि इसको इक्वल टू 32 के कन्वर्ट, ताकि मैं इसको इक्वल टू 32 कर सकूं। और दूसरी इक्वेशन में मुझे एक और वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं इसको इक्वल टू 10 कर सकूं। इसी तरह मैंने क्या किया, एक u वेरिएबल को इस इक्वेशन में पुट किया और v वेरिएबल को इस इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? 5x + 4y + u इज इक्वल टू में 32, x + 2y + v इज इक्वल टू में 10। ठीक है। अब हमारा दूसरा फंक्शन क्या है कि u एंड v का मतलब क्या है? u एंड v का सिंपल से ये मतलब होता है कि एक स्लैग वेरिएबल। स्लैग वेरिएबल का मतलब क्या? स्लैग वेरिएबल वो वेरिएबल जिनका हमारे सिस्टम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हमारा फंक्शन किसी कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करने में है तो उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है। अगर हमारा मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है तो उधर भी इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है। तो हम इनको लेते क्यों हैं? एक्चुअल में क्या है, ये इमेजिनरी वेरिएबल है जिनको हमने सिस्टम में डाला है अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है। तो ये क्या है? स्लैग वेरिएबल। अब जैसा कि हम जानते हैं u एंड v हमारे स्लैग वेरिएबल हैं। अब ये दो वेरिएबल हमारे सिस्टम में आ चुके हैं, तो हमें इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लाना होगा। बट एक बात हम जानते हैं कि u एंड v का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो इनका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0u + 0v। तो हमारी फाइनल ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन क्या बनी? -2x - 3y + 0u + 0v। ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? एक्स, वाई, यू एंड वी। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए? 4।
बट नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, एक, दो नंबर ऑफ इक्वेशन हैं। तो हमें पता है कि अगर हमें 4 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो हमें मिनिमम 4 इक्वेशन चाहिए, बट हमारे पास इक्वेशन कितनी अवेलेबल है, 2। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें किसी 2 वेरिएबल को 0 पुट करना पड़ेगा। तो जिन 2 वेरिएबल को मैं 0 पुट करूँगा उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, और जिन मैं 0 पुट नहीं करूँगा या अपने सिस्टम में लेके आऊँगा उनको बोलेंगे बेसिक वेरिएबल। मैंने क्या किया यहाँ पे x एंड y को नॉन बेसिक वेरिएबल मान लिया और u और v को बेसिक वेरिएबल मान लिया। x और y को नॉन बेसिक वेरिएबल मानने के बाद x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू को 0 पुट किया तो u की वैल्यू आ गई 32 एंड x एंड y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद v की वैल्यू कितनी आ गई 10, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमने x और y को 0 क्यों लिया, u एंड v को क्यों हमने 0 नहीं लिया। एक्चुअल में क्या है कि जब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें उस क्वेश्चन को जीरो कंडीशन मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में लाना पड़ता है कि उस बेसिक वेरिएबल से मुझे ना कोई प्रॉफिट हो रहा और ना ही मेरी कोई कॉस्ट कम हो रही, ना ही मेरा कोई लॉस कम हो रहा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को पहले जीरो कंडीशन में पुट करना पड़ता है और ये टेबल बनाई है मैंने। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को अपने फंक्शन में या अपने सिस्टम में लाऊंगा और देखूंगा उसका इफेक्ट क्या है। जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखेगा हमारे सिस्टम में मैं उसको चूज कर लूंगा, जैसे कि मैंने पिछली मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में किया। अब मैं बताता हूँ आपको मतलब क्या होता है सीजे का। सीजे का मतलब सिंपल सा ये होता है कि उस वेरिएबल का कोफिशिएंट जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अवेलेबल है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं x का कोफिशिएंट है -2, y का कोफिशिएंट है -3, u का कोफिशिएंट है 0 एंड v का कोफिशिएंट है 0। ये हमने पुट कर दिया। अब बात करते हैं सीबी का। सीबी का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कि बेसिक वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जैसा कि देख पा रहा हूं मेरे 2 बेसिक वेरिएबल है u एंड v। u का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कोफिशिएंट है 0, v का भी 0। तो यहाँ पे मेरे 0 0 2 वेरिएबल के कोफिशिएंट आ गए। अब बात करते हैं मेरे x y u एंड v, ये जो इनकी वैल्यू कैसे आई। इनकी वैल्यू हमारी इक्वेशन के थ्रू आई। x की वैल्यू पहली इक्वेशन में क्या है 5, यहाँ 5 आ गया। दूसरे कॉलम में y की वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 आ गया। u की वैल्यू क्या है पहली इक्वेशन में 1 1 आ गया। v की वैल्यू पहली इक्वेशन में क्या है 0, तो 0 आ गया। उसी तरह x की वैल्यू 1 है तो इस इक्वेशन में 1 आ गई। y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ गई। उसी तरह u की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 आ गई और v की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। उसी तरह रिसोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 32, तो b की फर्स्ट रो में 32 आ गया और दूसरी इक्वेशन में जो रिसोर्स की वैल्यू है 10, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, हमने जान लिया कि किस तरह से चीजें आई है। बट एक सबसे बड़ी देखो यहाँ से ये आपको सभी बुक्स में अवेलेबल मिल जाएगा कि मैं किस तरह से यहाँ पे क्या क्या वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बट आपको इस वीडियो में आने का क्या मतलब है, अगर सब कुछ आप बुक से पढ़ पाते हैं तो आप क्यों देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने का मोटिव क्या है कि उस चीजों को हम अंडरस्टैंड कर पाए। देखो इसका मतलब सिंपल सा क्या है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने, ध्यान से सुनना, x की एक वैल्यू को सिस्टम में लेके आ रहा हूं, मैं ट्रायल कर रहा हूं, ध्यान रखना। x की एक वैल्यू को मैं सिस्टम में लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कितनी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। x की एक वैल्यू को लाने के लिए मुझे 5 u की वैल्यू को कम करना पड़ेगा और 1 यूनिट v की कम करनी पड़ेगी। या यू कह दो कि एक x की वैल्यू को मुझे सिस्टम में लाने के लिए 5 यूनिट ऑफ u एंड 1 यूनिट ऑफ v को सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा। और ये हम इस इक्वेशन के देख भी पा रहे हैं। अगर मान लो x की वैल्यू को मुझे 1 करना है तो मुझे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 32 माइनस 5 27, u की वैल्यू आ गई 27। अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो मुझे कितनी u की वैल्यू कम करनी पड़ी 5। उसी तरह यहाँ पे v की वैल्यू कम करनी पड़ी 1। ठीक है, उसी तरह y की अगर एक वैल्यू को मुझे सिस्टम में लेके आना है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सभी जो जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनको सिस्टम में पुट करके देख रहा हूँ, उनका इफेक्ट देख रहा हूँ। ठीक है, अब y की बारी, y को देखा मैंने सिस्टम में पुट करके। अगर y की एक यूनिट को मुझे सिस्टम में लाना है तो हमें u की 4 यूनिट को कम करना पड़ेगा और 2 की मतलब v की 2 यूनिट को कम करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर y की वैल्यू को 1 पुट करता हूं मैं तो मेरी u की वैल्यू आ गई 28।
अगर y की वैल्यू को इस इक्वेशन में 1 पुट करता हूँ कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो हमें समझ में आ गया कि y की एक वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 4 यूनिट ऑफ u को कम करना पड़ेगा और 2 यूनिट ऑफ v को हटाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 1 0 कैसे है, 0 1 कैसे है, ये हम समझ पा रहे होंगे क्योंकि u की एक वैल्यू को सिस्टम में लाने के लिए u की एक वैल्यू को ही कम करना पड़ेगा और उसी तरह v की एक वैल्यू को सिस्टम में लाने के लिए v की एक वैल्यू को कम करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा मतलब ये होता है कि सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक वैल्यू को मैं सिस्टम में लाके देख रहा हूँ और उसके बाद देखूंगा उसका इफेक्ट क्या है सिस्टम के ऊपर। अब जेड जे का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि क्या कंट्रीब्यूशन आएगा जो फंक्शन हमारे सिस्टम से जाने वाला है। मान लो मैं अगर एक्स की एक यूनिट को सिस्टम में लाता हूँ, एक्स की एक यूनिट को सिस्टम में लाता हूँ तो मुझे 5 यूनिट ऑफ यू और 1 यूनिट ऑफ वी को सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा। जो 5 यूनिट ऑफ यू और 1 यूनिट ऑफ वी को सिस्टम से बाहर निकालना पड़ रहा है उसका कितना कंट्रीब्यूशन था हमारे फंक्शन में। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब हम देख पा रहे हो कि एक यूनिट का, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेंशन है, एक यूनिट का यू का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आप देख पा रहे हो कि एक्स की एक वैल्यू को बढ़ाने से मुझे 2 रुपए, मतलब कि 2 रुपए हमारे फंक्शन में कम होते हैं। उसी तरह वाई की एक वैल्यू को बढ़ाने से 3 रुपए हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कम होते हैं। बट ए यू की एक वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे फंक्शन में कोई भी वैल्यू कम हो रही है, नहीं हो रही। वी का भी यही से केस आप देख पा रहे होगे कि वी की एक वैल्यू बढ़ाने से मेरे फंक्शन में कुछ वैल्यू कम हो रही है, नहीं हो रही। बट मेरा तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन फंक्शन है, मुझे वैल्यू कम करनी है, बट यू एंड वी से कोई वैल्यू कम नहीं हो रही। यू एंड वी से कोई वैल्यू कम नहीं हो रही, इसका मतलब क्या, कि अगर मैं इनको सिस्टम से बाहर निकाल दूं तो मुझे किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन में कमी आएगी, नहीं आएगी, इसलिए जीरो आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जीरो आ गया क्योंकि हम देख पा रहे हैं y को अगर सिस्टम से लाएंगे उसके लिए मुझे 4 यूनिट ऑफ u और 2 यूनिट ऑफ v को सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा। उनसे कोई फर्क आएगा, नहीं आया। ठीक है, उसी तरह u के कॉलम में जीरो आ गया, v के कॉलम में जीरो आ गई जेड जे की वैल्यू। ये तो आगे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया मैंने। ठीक है, उसी तरह आपको मैथमेटिकल कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। अगर x की कॉलम में मुझे जेड जे की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह यूज करेंगे, 5 और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट अवेलेबल है बेसिक वेरिएबल का, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। जो इन दोनों से वैल्यू आएगी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड 1 एंड इंटू 0 का प्रोडक्ट, इन दोनों का समीशन कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 कॉलम होते तो तीनों का समीशन करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। उसी तरह यहाँ 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, दोनों का समीशन किया 0, 1 इंटू 0 एंड 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 इज 0। उसी तरह यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग भी करना चाहते हो आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, नहीं तो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। कि क्या, ये मेरे को पता है कि u की एक वैल्यू को कम करने से मेरा कोई कंट्रीब्यूशन या मेरी कोई कॉस्ट कम नहीं होने वाली। ठीक है, अगर मैंने एक यूनिट को कम कर दिया तो मेरा कोई यूनिट का कॉस्ट कम होने वाली है। मिनिमाइजेशन फंक्शन में कोई कॉस्ट कम होगी, नहीं होगी। अगर मैं 5 यूनिट कम कर दूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक यूनिट कम करने से मेरे फंक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है, 0। तो 5 यूनिट कम करूंगा तो वही 0। और उसी तरह एक यूनिट को v को कम करने से मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो वो भी 0। तो यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, अब ये पता चल रहा है कि मुझे x की एक वैल्यू को सिस्टम में लाने से मेरी जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, वो 2 रुपए कम हो रही है। मतलब कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 रुपए कम हो रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सीजे का मतलब यही है। उसी तरह y के कॉलम में सीजे का मतलब क्या है, -3। ठीक है, अब मैंने देखा x के कॉलम में मेरे को मतलब कि जेड जे का मतलब क्या बताया कि जो वेरिएबल हमारे सिस्टम से जा रहे हैं उनकी वजह से कितना कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, 0। बट जो वेरिएबल हमारे सिस्टम में आ रहा है उसकी एक यूनिट हमारे सिस्टम में आ रही है, उससे कितनी कॉस्ट कम हो रही है, -2। ठीक है, -2 कम हो रही है तो ओवरऑल कितनी कॉस्ट कम होगी, -2 होगी। तो यहाँ पे मेरा -2 आ गया। उसी तरह मैंने यहाँ पे देखा कि एक यूनिट ऑफ वाई को सिस्टम में ऐड करने से कितने रुपए की बचत हो रही है, कितने रुपए कॉस्ट कम हो रही है, -3, मतलब 3 रुपए कम हो रही है। और जो वेरिएबल मैं सिस्टम से निकाल रहा हूँ उसकी वजह से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, 0। तो -3 -0 इज इक्वल टू में -3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है, 0।
और सिस्टम में अगर इनको लेके भी आऊँ तो भी मेरा कोई कॉस्ट कोई कम होगी। अगर यू को मैं सिस्टम में लेके आता हूँ तो कोई कॉस्ट कम होगी नहीं होगी। उसी तरह जीरो यहाँ पे भी जीरो। अब देखो मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी वैल्यू चूज करनी है, आपको कौन सी वैल्यू चूज करनी है आप खुद सोचो। एज अ बिजनेसमैन आप क्या चाहोगे? आपको लिमिट है कि आपको एक ही प्रोडक्ट चूज करना है। अब देख पा रहे होगे इसकी एक्स कॉलम में सी जे माइनस जेड जे क्या है -2, सी जे माइनस जेड जे वाई कॉलम में क्या है -3, यू कॉलम में 0 और वी कॉलम में 0। मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल की हो सिस्टम में एंटर करने से इतने रुपए कॉस्ट कम हो रही है। तो आप एज अ बिजनेसमैन क्या चाहोगे? एज अ बिजनेसमैन आप यही चाहोगे ना कि मैं वो वेरिएबल को सिस्टम में ऐड करूं जिससे जिसकी एक यूनिट को सिस्टम में लाने से मुझे मैक्सिमम कॉस्ट कम हो रही है, जिससे मैक्सिमम कॉस्ट कम हो रही है, तो मैं वही चूज करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मेरी मैक्सिमम क्या है -3, तो -3 इज माई की कॉलम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ की रो का। की रो की बात करता हूँ, इसमें एक टर्म आती है रिप्लेसमेंट रेशियो की कितनी यूनिट को रिप्लेस किया जाए। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशियो कैसे आता है कि रिसोर्स की वैल्यू को उसके कोरस्पोंडिंग की कॉलम के वेरिएबल से डिवाइड करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 32 डिवाइड बाई 4 इज 8, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को चूज किया जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि इस वीडियो में बता देता हूँ, दोनों का मतलब सेम ही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 8 मान लो हमने चूज किया, 8 चूज किया, 8 को मैंने यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया, 4 इंटू 8 इज 32। ये तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को y को सिस्टम में लेके आना है। ठीक है, y की वैल्यू मान लो मुझे 8 पुट की, 4 इंटू 8 इज 32 एंड इसमें वैल्यू पुट की 2 इंटू 8 इज 16, बट 16 इज मोर देन 10। बट हमारी इक्वेशन क्या थी कि 16 इज लेस देन 10। हमारी इक्वेशन क्या थी कि जो मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा वो लेस देन 10 होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो मोर देन होगी, तो हमारा ये कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो रहा। अब दूसरी वैल्यू को पुट करके देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या 5, 4 इंटू 5 इज 20 इज लेस देन 32। ये पहली कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। उसी तरह 2 इंटू 5 इज 10 इज 10 इज इक्वल टू में 10, तो ये दूसरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू को पिक करूंगा? यहाँ पे मैं वो वैल्यू को पिक करूंगा जो सभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फॉलो करे, और वो वैल्यू कौन सी होगी? सबसे स्मॉल नॉन नेगेटिव वैल्यू। जीरो इज ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। अगर यहाँ पे जीरो होती मैं जीरो को भी चूज करता। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे कि किस तरह से रिप्लेसमेंट रेशियो को चूज किया जाता है, किस तरह से की कॉलम को चूज किया जाता है। अब इन दोनों से इंटरसेक्शन से जो वैल्यू आएगी उसको मैं बोलूंगा की एलिमेंट। यहाँ से 5 रो और y कॉलम का इंटरसेक्शन से क्या आई 2, 2 इज माई की एलिमेंट। ये पता चल रहा है की कॉलम से कि मेरा वेरिएबल कौन सा ऐड होने वाला है सिस्टम में, y, और कौन सा वेरिएबल सिस्टम से बाहर जाने वाला है v। ठीक है, तो y सिस्टम से बाहर चला गया और सॉरी v सिस्टम से बाहर चला गया और y सिस्टम के अंदर आ गया। ठीक है, अब सारा प्रोसीजर सेम है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था या पिछले मैक्सिमाइजेशन की वीडियो में था कि जो की एलिमेंट है उसको 1 बनाना है एंड उसी कॉलम में उसके कोरस्पोंडिंग जो वेरिएबल है, की एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो वेरिएबल है उसको 0 बनाना है। की एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग क्या वेरिएबल है 4, इसको 0 बनाना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑपरेशन सिर्फ बताए थे, लगा के नहीं दिखाए थे। इस वीडियो में आपको लगा के भी दिखाऊंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे रिगार्डिंग सिंप्लेक्स। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टेबल की तरफ जाता हूँ। जो मेरा फंक्शन क्या है, मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को 1 बनाना है। तो मैंने क्या किया, तो R2 मतलब कि इस रो को 2 इसको डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, जब ये इस वैल्यू इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरी जो टेबल आएगी वो क्या आएगी, इस टेबल में देख पा रहा हूँ कि मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1/2 यहाँ पे आ गया, 2/2 क्या हो गया 1, 0/2 इज 0, 1/2 इज 1/2। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ऊपर वाले वेरिएबल जो की एलिमेंट था उसके कोरस्पोंडिंग उसी कॉलम में जो वेरिएबल है उसको 0 बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया, फर्स्ट रो में से जो पहली रो है उसमें से जो नई रो है, R2 इज नई रो, जो नई रो अभी मिली है मुझे ये वाली, उसको 4 से डिवाइड करके माइनस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू को यहाँ पे ये ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे क्या मिली 3 वैल्यू, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2।
जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। ठीक है, अब ये आ गई वैल्यू। उसी तरह अब यहाँ पे क्या मेरे कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज वाई वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कोफिशिएंट है -3, तो यहाँ पे मैंने -3 पुट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जेड जे की वैल्यू, यहाँ पे जेड जे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस कॉलम के वेरिएबल को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वेरिएबल को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का समीशन कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो -3/2 वैल्यू आ गई यहाँ पे। उसी तरह यहाँ -3 आ गई, उसी तरह यहाँ पे 0 आ गई, उसी तरह -3/2 आ गई। वाई कॉलम में कैसे आई, 0 इंटू में 0 इंटू में 0 इज 0, 1 इंटू में -3 इज -3, तो दोनों प्लस क्या आ गया, तो क्या आ गया -3। उसी तरह 0 आ गई, उसी तरह यहाँ पे -3/2 आ गया। आई होप आप अच्छी तरीके कर पाओगे मल्टीप्लीकेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा ऑपरेशन लगाते टाइम, क्योंकि उस समय आपको एक्यूरेसी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उसी तरह सी जे माइनस जेड जे का मतलब क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे, जैसे कि देख पा रहे हैं -3/2 क्या है सी जे, और -3/2 क्या है जेड जे, और सी जे क्या है -2। तो क्या हो गया, जैसे ही मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, वो क्या आ गया -1/2, इधर 0 इधर 0 इधर 3/2। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें कौन की वैल्यू को चूज करना है, हमें उस वैल्यू को चूज करना है जिससे हमारा, जिस वेरिएबल को अगर हम सिस्टम में ऐड करें तो मेरी कोई ना कोई कॉस्ट कम हो। बट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि -1/2 एक ही टर्म है। ठीक है, जिसकी एक यूनिट को सिस्टम में ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ 0 है, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ अगर मैंने v की एक वैल्यू को बढ़ाया तो मेरे को 3/2 यूनिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बढ़ जाएगी। बट मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज करने का, तो मेरी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, मैं उस वेरिएबल को चूज करूंगा ना जिससे मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कम हो। ठीक है, बट यहाँ पे तो v के टेबल में तो ये बढ़ रहा है, v के कॉलम में तो ये बढ़ रहा है, तो मैं चूज किसको करूंगा, x को। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू को चूज करना होता है। ठीक है, सी जे माइनस जेड जे में यहाँ पे मैंने आपको बताया भी कि क्यों चूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे -1/2 आ गया, मैंने इसको चूज कर लिया। इसको चूज करने के बाद ये मेरी आ गई की कॉलम, एक्स इज आवर की कॉलम। अब हमें क्या निकालना है, की रो को। की रो को कैसे निकालते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्स की वैल्यू को उसके कोरस्पोंडिंग की कॉलम के वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइड बाय 3 इज 4, 5 डिवाइड बाय 1/2 इज 10। जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्लेसमेंट रेशियो की मुझे मिनिमम वैल्यू को चूज करना होता है, तो मैंने यहाँ पे 4 को चूज कर लिया, यहाँ पे 4 को चूज कर लिया। की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन से जो बनेगा उसको बोलते हैं की एलिमेंट। यहाँ से मैं सीधा गया, मेरी वैल्यू ये, यहाँ से सीधा गया, यहाँ पे मेरा कट हुआ, तो ये मेरा की एलिमेंट आ गया। 3 इज आवर की एलिमेंट, और ये पता चल गया कि यू वेरिएबल सिस्टम से बाहर जाएगा और एक्स वेरिएबल सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं जो मेरा की एलिमेंट है उसको 1 बनाना है, और उसके कोरस्पोंडिंग जो वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे क्या 1/2, उसको 0 बनाना है। तो मैं ऑपरेशन की हेल्प से बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑपरेशन आपको दिया हुआ है। इस रो R1 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि इस एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है, तो मुझे 3 से पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे किया। उसी तरह यहाँ पे जो रो 2 है, ठीक है, उसमें जो नई रो 1 आएगी उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उस R2 में से माइनस करना है। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन में आप खुद ही देखोगे कि क्या रिजल्ट आया नेक्स्ट टेबल में। मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किए, उसके बाद मेरा रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट आए। ठीक है, अब जेड जे की वैल्यू कैसे आई, 1 इंटू -2 इज -2, 0 इंटू -3 0, तो यहाँ पे क्या आ गया -2। उसी तरह 0 इंटू -2, 1 इंटू -3 उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3 से, तो मेरी दोनों का समीशन क्या, तो क्या आ गया -1/6। उसी तरह -2/3 इज इंटू -2 प्लस 5/6 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या आ गया -7/6। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देख लिया कि ये मेरी जेड जे की वैल्यू आ गई। सी जे माइनस जेड जे क्या होगा, -2 को दोनों का डिफरेंस लिया 0, उसी तरह -3 का डिफरेंस आ गया 0, उसी तरह यहाँ पे 1/6 आ गया, यहाँ पे 7/6 आ गया। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कोई भी वैल्यू
कि नेगेटिव कोई भी वैल्यू सी जे माइनस जेड जे की नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो चुका है। ठीक है, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। ये मेरे फाइनल फाइनल सॉल्यूशन हो गया एक्स एंड वाई की वैल्यू का। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूंगा। जैसे ही मैंने इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया तो मेरी आ गई वैल्यू 17। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मिनिमम मतलब इसका मतलब क्या कि कितनी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ, -27, मतलब कि -27 रुपीज या कोई भी यूनिट को, यूनिट कह लो, जैसे रुपीज हो गया, कुछ भी डॉलर वगैरह, मैं इस 17 को कम कर सकता हूँ अपनी कॉस्ट, -17 कम कर सकता हूँ अपनी कॉस्ट से, मतलब कि 17 रुपये मैं अपने जो मेरी वैल्यू आ रही थी उससे कम कर सकता हूँ अगर मैं एक्स और वाई की इतनी वैल्यू को पुट करूंगा। ये मेरा सबसे ऑप्टिमम सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्पेशल केसेस अवेलेबल हैं सिंप्लेक्स में, जैसे कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब आएगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन कब आएगा, और या कह दो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस या स्पेशल केसेस जो सिंप्लेक्स के बन सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much to see this video.